गैलेक्साई स्पेस द्वारा इसको लॉन्च करने की घोषणा की गई है। ये क्या है, सिंथेटिक अपर्चर रडार और ऑप्टिकल इमेजिंग तकनीक को एकीकृत करने वाला दुनिया का पहला उपग्रह होगा। ठीक है ना, क्लियर। उच्च रिजोल्यूशंस होंगे इसमें। ठीक, अभी क्वेश्चन आएगा तो ज़्यादा इसमें स्पष्ट हो जाएगा कि कैसे क्या पूछा जाना है। आगे आइए, धरती बायोनेस्ट इंक्यूबेशन सेंटर का क्या किया गया है, उद्घाटन। धरती, इसका फुल फॉर्म है धारवाड़ अनुसंधान प्रौद्योगिकी इंक्यूबेटर। ठीक है ना, क्लियर। तो ये ध्यान में रखिएगा, ध फॉर ये धारवाड़, आर फॉर रिसर्च, प्रौद्योगिकी का मतलब टेक्नोलॉजी, आई का मतलब इंक्यूबेटर। ठीक है ना, ये आपका क्या हो गया, धरती। और बायोनेस्ट इंक्यूबेशन सेंटर, बायोनेस्ट, ठीक है ना, इसका पूरा नाम है। तो धरती बायोनेस्ट इंक्यूबेशन सेंटर का उद्घाटन किया गया है। ठीक, उद्घाटन जो है वित्त और कॉर्पोरेट कार्य मंत्री कौन, निर्मला सीतारमण ने किया है। और ये आईआईटी धारवाड़ कर्नाटक में किया गया है, ये ध्यान में रखिएगा। इसका लक्ष्य है जैव प्रौद्योगिकी, डीप टेक और हेल्थ केयर स्टार्टअप्स को इंक्यूबेशन और अन्य आवश्यक सामर्थ्य या समर्थन प्रदान करना। ठीक है ना, क्लियर। तो यहाँ यही बस याद रखिएगा कि धरती का मतलब क्या, ओवरऑल आपसे ये पूछा जा सकता है कि धरती या बायोनेस्ट इंक्यूबेशन सेंटर किस फील्ड से संबंधित है। तो आपके स्वास्थ्य इंक्यूबेशन से रिलेटेड है, ये ध्यान में रखिएगा। जैव प्रौद्योगिकी, हेल्थ केयर स्टार्टअप को इंक्यूबेट करने से। ठीक है ना, ये याद रखिएगा। नेक्स्ट है हमारा, दिया हुआ है अक्टूबर में कि 3 अक्टूबर 2025 को पोलैंड नाटो, ठीक, नाटो पाइपलाइन सिस्टम में शामिल हुआ है। ठीक है ना, पोलैंड जो है नाटो पाइपलाइन सिस्टम में शामिल हुआ है। ये नाटो पाइपलाइन सिस्टम क्या है ये जान लीजिए। ठीक है ना, जैसे नाटो पाइपलाइन सिस्टम का मतलब पाइपलाइन से रिलेटेड ये है कि हो सके कोई पाइपलाइन जैसे गैस से रिलेटेड हो, ठीक, वो जा रही हो तो उसमें कौन शामिल हुआ है, पोलैंड। ठीक है ना, आगे आइए, शिक्षा मंत्रालय और स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय द्वारा संयुक्त रूप से तंबाकू मुक्त युवा अभियान 3.0 शुरू किया गया। अगर पूछा जाए तंबाकू मुक्त युवा अभियान 3.0 किस मंत्रालय द्वारा शुरू किया गया है, तो शिक्षा प्लस स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय द्वारा, दो मंत्रालयों के समन्वय से ये स्टार्ट किया गया है। ठीक है ना, जनरली ऐसे अभियान देखते लगता है क्या कि केवल स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय द्वारा ही किया गया होगा, लेकिन ये ध्यान में रखिएगा कि इसमें कौन है शामिल, आपका शिक्षा मंत्रालय भी शामिल हो जा रहा है। ठीक है ना, क्लियर। आगे आइए, नागरिक उड्डयन मंत्रालय ने 2025 में किराए से फुर्सत पहल का क्या किया, उद्घाटन किया। फेयर से फुर्सत इनिशिएटिव। ठीक है ना, फेयर से फुर्सत यानी किराए से फुर्सत पहल इनिशिएटिव। ये किस मंत्रालय के द्वारा है पहल, नागरिक उड्डयन मंत्रालय। मंत्रालय वाले बड़े इंपॉर्टेंट होते हैं, ये ध्यान में रखिएगा। ठीक है ना, आगे आते हैं, कांगो गणराज्य के पूर्व राष्ट्रपति जोसेफ कबीला को राजद्रोह के आरोप में मृत्युदंड की सजा सुनाई गई है। पूछा जा सकता है कि अभी हाल ही में किस देश के राष्ट्रपति, ठीक है ना, पूर्व राष्ट्रपति को राजद्रोह के आरोप में मृत्युदंड की सजा सुनाई गई, तो कहां के, कांगो। ठीक है ना, कांगो आप लोग जान रहे हैं कि अफ्रीकन, ठीक है ना, हाँ, तो ये याद रखिएगा, कांगो गणराज्य है, कांगो रिपब्लिकन। ठीक है ना, क्लियर। आगे आइए, एलन मस्क दुनिया में 500 अरब डॉलर की संपत्ति वाले पहले व्यक्ति बने। अभी तक मतलब 500 अरब डॉलर किसी के पास नहीं था। ठीक है ना, क्लियर, ये ध्यान में रखिएगा, 500 अरब डॉलर। ठीक, क्लियर, ये याद रखिएगा। एम्स, ये मतलब हाईलाइट करके न्यूज़पेपर्स में निकला था, बड़ा इंपॉर्टेंट है। एम्स नई दिल्ली में भारत के पहली रोबोट सहायता प्राप्त किडनी प्रत्यारोपण सर्जरी की, ये ध्यान में रखिएगा। ठीक है ना, आजकल क्या कर रहे हैं कि जैसे रोबोट्स को, ठीक है ना, कोई भी ऑपरेशन के लिए क्या कर रहे हैं, इजाद कर रहे हैं, टेक्नोलॉजी विकसित कर दे रहे हैं कि रोबोट्स ही क्या कर रहे हैं कि अब आपके ट्रांसप्लांटेशन ऑपरेशंस को क्या कर रहे हैं, वो कर रहे हैं। ठीक है ना, तो अब जैसे ये पहली बार देखा गया कि एम्स नई दिल्ली में,
ठीक है ना। डॉक्टर्स की टीम तो रहती है गवर्न करने के लिए, लेकिन सारा ऑपरेशन का जो भी सिस्टमैटिक तरीका है वो कौन करता है? रोबोट करता है। तो एम्स नई दिल्ली ने भारत की पहली रोबोट सहायता प्राप्त किडनी प्रत्यारोपण यानी किडनी ट्रांसप्लांट, ठीक है ना, की सर्जरी, ठीक है ना। फिर आइए भारतीय एयरटेल और IBM, ठीक है ना। IBM का फुल फॉर्म कौन बताएगा? कंप्यूटर इधर आप लोग पढ़ रहे होंगे लेखपाल लोकपाल के लिए। IBM का मतलब इंडियन ब्यूरो, इंडियन ब्यूरो। आगे मशीन है। इसका मतलब होता है इंटरनेशनल बिजनेस मशीन, ठीक है ना। क्लियर? इंटरनेशनल बिजनेस मशीन IBM, ठीक है ना। ये ध्यान रखिएगा, ये बिजनेस मशीन है इंटरनेशनल, ठीक है ना, ये IBM, ठीक। क्लियर? में भारत में देख लीजिए, गूगल देखिए, गूगल सहायता तो आजकल सबके पास है। तुरंत जाइए, तुरंत गूगल पे कहिए IBM फुल फॉर्म, देखिए इंटरनेशनल बिजनेस मशीन, ठीक है ना। क्लियर? ये बड़ा अच्छा प्रश्न है IBM, ठीक है ना। क्लियर? तो भारतीय एयरटेल और IBM ने भारत में क्लाउड और AI तकनीक को नई उड़ान देने के लिए एक रणनीतिक साझेदारी की है, ठीक है ना। किसको? क्लाउड और AI टेक्निक, जो क्लाउड कंप्यूटिंग होता है और AI तकनीक होती है, ठीक है ना, उसके लिए एक साझेदारी की है भारतीय एयरटेल और किसने? IBM ने, ठीक है ना। क्लियर? तो इंटरनेशनल बिजनेस मशीन, ठीक है ना। अब आते हैं मंथली शूटर्स पे, मतलब हम लोग सवाल जो पढ़े हैं क्वेश्चन उस पर सवाल कर लेते हैं। जैसे दिया हुआ एक पहला है, अक्टूबर 2025 में शुरू की गई PM सेतु, आप लोग पढ़े थे PM सेतु, ठीक है ना। किससे संबंधित है? बी वाला 1000 सरकारी ITI को क्या करना? बढ़ावा देना, ठीक है ना। ITI है, ठीक है ना। ITIs को क्या करना? बढ़ावा देना, ठीक है ना। तो ये इंपॉर्टेंट प्रश्न है कि PM सेतु जनरली अभी लिख दिया जाए रोड कनेक्टिविटी, ठीक है ना, या ब्रिज कनेक्टिविटी, तो आदमी सबसे पहला ऑप्शन क्या लगाएगा? ब्रिज कनेक्टिविटी, ठीक है ना। कुछ इस तरीके का, क्योंकि नाम क्या है? सेतु, ठीक है ना। तो यहाँ ध्यान में क्या रखना है कि PM सेतु संबंधित है किससे? 1000 सरकारी ITIs को, 1000 सरकारी ITIs को ये वो करना है। फिर उसके बाद आ जाइए, हमारा दिया हुआ है क्या? दूसरा प्रश्न है, अक्टूबर को मिलेट डिजिटल यूनिवर्सिटी NDU प्लेटफॉर्म का उद्घाटन किसने किया था? ठीक, किसने किया था? अश्विन वैष्णव, ठीक है ना। क्यों? क्योंकि आप जान रहे हैं कि मतलब IT फील्ड, ठीक, IT मिनिस्टर कौन है इस समय? अश्विन वैष्णव, ठीक है ना। तो जितना डिजिटल रिलेटेड काम है, ठीक है ना, नीलेट डिजिटल यूनिवर्सिटी, ठीक, प्लेटफॉर्म का उद्घाटन अश्विन वैष्णव। आगे आइए, विकसित भारत रन 2025, ठीक है ना। विकसित भारत रन 2025 का आयोजन किस मंत्रालय द्वारा किया गया था? युवा मामले और खेल मंत्रालय, ठीक है ना। युवा मामले और खेल मंत्रालय के द्वारा विकसित भारत रन 2025 का आयोजन किया गया था। देखिए हमने कहा था कि मंत्रालय जरूर याद रखिए, मंत्रालय से रिलेटेड प्रश्न आते हैं, ठीक है ना। ये प्रोग्राम किस मंत्रालय का, ये प्रोग्राम किस मंत्रालय का, ठीक है ना, तो इंपॉर्टेंट होता है। आगे आइए, राष्ट्रीय दलहन मिशन की समयावधि कितनी है? हमने बताया था 6 वर्ष की है, ठीक है ना। एक एक्सपोर्ट वाला भी 6 वर्ष का था और ये वाला भी, ठीक है ना। एक्सपोर्ट प्रमोशन मिशन, ठीक है ना, निर्यात संवर्धन मिशन, वो भी 6 वर्ष का, और कार्यकाल कितना? 25-26 से लेकर के 30-31 तक, ठीक है ना। और दलहन वाला भी क्या? दलहन मिशन भी हमारा इतना ही है, ठीक। आगे आइए, नेक्स्ट हमारा दिया हुआ है याद है, ऊपर हो गया क्या? लीप, लीड्स हमने बताया था लॉजिस्टिक्स से मतलब है, और लीड्स भी लॉजिस्टिक्स से मतलब है, वो सूचकांक होता है। और ये क्या है? एक कार्यक्रम, पहल है, इनिशिएटिव है लीड्स, ठीक है ना, लॉजिस्टिक फील्ड से रिलेटेड है। क्या है लीड्स पहल का पूर्ण रूप क्या है?
ठीक है ना। इसका फुल फॉर्म क्या है? पहला, ठीक है ना, लॉजिस्टिक एक्सीलेंस एडवांसमेंट एंड परफॉर्मेंस शील्ड, ठीक है ना। क्या है? लॉजिस्टिक एक्सीलेंस एडवांसमेंट, ठीक है ना, और क्या? परफॉर्मेंस शील्ड। एल फॉर लॉजिस्टिक, ई फॉर एक्सीलेंस, ठीक, एडवांसमेंट यानी ए, ई फॉर परफॉर्मेंस, ठीक है ना। तो ये, और एस फॉर शील्ड, तो मतलब लीड्स हो गया, ठीक है ना। आगे आइए, उसके बाद हमारा दिया हुआ है सीमा सड़क संगठन यानी BRO, बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है ना। इसमें इसके द्वारा बनाई गई दुनिया की सबसे ऊंची मोटरेबल सड़क किस स्थान पे है? ठीक है ना, मिगला दर्रा, पूर्वी लद्दाख। हमने बताया था सबसे ऊंचा एयरबेस कौन सा? न्योमा एयरबेस, वो भी पूर्वी लद्दाख में, ठीक है ना। वो विश्व का सबसे ऊंचा एयरबेस है, न्योमा एयरबेस। वो एक्चुअल में क्या था कि सन 62 में भारत चाइना युद्ध हुआ था, तो उस समय क्या कर दिया गया था? बंद कर दिया गया था, ठीक है ना। पुनः उसको खोला गया न्योमा एयरबेस को, ठीक है ना। आपने सुना होगा कि C-130J विमान, ठीक है ना, क्लियर। C-130J विमान जो आपका म्यांमार में हेल्प के लिए भेजा गया था, याद आ रहा है? हमने पढ़ाया था, म्यांमार में एक मिशन चलाया गया था जब म्यांमार में भूकंप आया था, ठीक है ना, क्लियर। तो उसके लिए एक मिशन चलाया गया था, ठीक है ना। तो उसमें उस जहाज को मतलब सहायता के लिए भेजा गया था, उसका नाम था C-130J, याद होगा, आप लोग पढ़िएगा, ठीक है ना, क्लियर। तो C-130J को इसी न्योमा बेस एयरबेस पर हिंडन से ही, वो वहां भी कहां से किया गया था? म्यांमार भेजा गया था हिंडन एयरबेस से, गाजियाबाद से, और न्योमा एयरबेस को हिंडन एयरबेस से, मतलब इस विमान को हिंडन एयरबेस से, गाजियाबाद से न्योमा एयरबेस पर भेजा गया, उतारा गया वहां, ठीक है ना। ये इसकी पहली फ्लाइट थी। तो सबसे ऊंचा एयरबेस कौन? न्योमा, ठीक है ना, न्योमा। और उस पर पहली उड़ान किसने भरी? C-130J ने, ठीक है ना। और ये कब खोला गया? सन 1962, भारत चाइना युद्ध के बाद, ठीक है ना, खोला गया। पहले था, ऐसा नहीं है कि पहले से मौजूद नहीं था, ठीक है ना। उसे विकसित किया गया और फिर फाइनली इसको पुनः से क्या किया गया? स्टार्ट किया गया, ठीक है ना। ये ध्यान में रखिएगा। तो वही पूर्वी लद्दाख में वो भी है न्योमा, और पूर्वी लद्दाख में ही आपका मिगला दर्रा है, जहां BRO ने क्या बनाया है? दुनिया की सबसे ऊंची मोटरेबल सड़क बनाया है। आगे आइए, भारत का एकमात्र ज्ञात मड ज्वालामुखी, ठीक है ना। हम लोग पढ़े कौन? बैरन पढ़े, हम लोग पढ़े कौन? एक बैरन पढ़ा गया था, दूसरा क्या पढ़ा गया था? नारकोंडम, ठीक है ना। और ये तीसरा कौन? मड, ठीक है ना। कहां? अंडमान निकोबार, ठीक है ना। किस द्वीप पर है भाई? बाराटांग द्वीप पर, ठीक है ना। ऐसे भी आप प्रश्न याद कर सकते हैं कि बाराटांग द्वीप कहां है, ठीक है ना, क्लियर। कहां है? अंडमान निकोबार पे, ठीक। अच्छा, माजुली किस लिए फेमस है? सबसे बड़ा नदी द्वीप है, ठीक है ना, माजुली, ठीक है ना। और ये विश्व का है, ये ध्यान में रखिएगा, ये विश्व का सबसे बड़ा नदी द्वीप है माजुली, ठीक है ना, ब्रह्मपुत्र नदी में, ठीक है ना, क्लियर। तो माजुली, पंबन आप लोग जान ही रहे हैं, ठीक। और उसके बाद लक्षद्वीप जान ही रहे हैं कि किसके लिए जाना जाता है? किसके लिए? प्रवाल भित्तियों के लिए, यानी कोरल रीफ्स के लिए, ठीक है ना, क्लियर। चलिए, तो इतना आप लोग जान ही रहे हैं। आगे आइए, बुद्ध के पवित्र अवशेषों की ऐतिहासिक प्रदर्शनी किस देश में आयोजित की गई थी? रूस ना, ठीक है ना, रूस में आयोजित की गई, सांस्कृतिक मंत्रालय द्वारा, गुड, ठीक है ना। आगे आइए, पलाऊ द्वारा आयोजित दुनिया के पहले लाइव अंडर वाटर इंटरव्यू में किस तकनीक का उपयोग किया गया था? लाइफ फाइल, ठीक है ना, लाइफ फाइल का उपयोग किया गया था, ये ध्यान में रखिएगा। और पलाऊ द्वारा आयोजित दुनिया का पहला लाइव अंडर वाटर इंटरव्यू
ठीक है ना, और इनको कहीं जगह नहीं मिली थी इंटरव्यू में, मलेशिया में ना। ठीक है ना। हाँ, आगे आइए। नैम का 19वां मध्यावधि मंत्री स्तरीय सम्मेलन कहाँ हुआ था भाई? कंपाला, युगांडा। ये सब तो आप लोग को याद है। 68वें राष्ट्रमंडल संसदीय सम्मेलन 2025 का मेजबान कौन था? बारबाडोस, ठीक है ना। हाँ, बारबाडोस। आगे आइए। 2025 अक्टूबर में भारत किस अवधि के लिए यूएनएचआरसी का निर्विरोध निर्वाचित हुआ है? मतलब उसमें 26 से 28, ठीक है ना, 2 वर्षों के लिए। ठीक, आगे आइए। 2025 में भारत की यात्रा पर आए ब्रिटेन के प्रधानमंत्री कौन थे? कीर स्टारमर थे, ठीक है ना। सही उत्तर ये है, इसे एक बार देख लीजिएगा। 13 प्रश्न आपके हैं, ठीक है ना। अब हम लोग आते हैं किस पर? सितंबर 2025 पर, ठीक है ना। सितंबर 2025 पे हम लोग पढ़ ले भारत का पहला विदेशी अटल नवाचार केंद्र, ठीक है ना। क्लियर? भारत का पहला विदेशी अटल नवाचार केंद्र, ठीक है ना। ये कहाँ है? आईआईटी दिल्ली से अबू धाबी परिसर, संयुक्त अरब अमीरात, ठीक है ना। क्लियर? वहां अटल नवाचार केंद्र यानी अटल इनोवेशन सेंटर खोला गया है, ठीक है ना। कहां? अबू धाबी परिसर, संयुक्त अरब अमीरात, यूएई, ठीक है ना। क्लियर? बस इतना याद रखिए। आगे आइए। विश्व सागौन सम्मेलन, ठीक है ना, ये 5वां था और भारत में पहली बार आयोजित हुआ है। कहां हुआ है? कोच्चि, केरल, ठीक है ना। कहां आयोजित हुआ है? कोच्चि, केरल, ठीक है ना। क्लियर? और आयोजक कौन था? केरल वन अनुसंधान संस्थान। हालांकि ये नहीं पूछेगा, ये जरूर पूछेगा कि सागौन सम्मेलन कहां हुआ है? कोच्चि, केरल, ठीक है ना। और उसका सेंटर कहां? अबू धाबी, यूएई, ठीक है ना। क्लियर? अटल नवाचार का। आगे आइए। स्वच्छता ही सेवा अभियान, ठीक है ना। स्वच्छता ही सेवा अभियान की बात कर ली जाए तो ये किस मंत्रालय के द्वारा है? आवासन एवं शहरी कार्य मंत्रालय, ठीक। स्वच्छता एवं पेयजल विभाग, जल शक्ति मंत्रालय सहित विभिन्न संस्थान और स्थानीय सरकारों के द्वारा, ठीक है ना। मेनली आपके दो तो दिख ही रहे हैं, एक आवासन और शहरी कार्य मंत्रालय और दूसरा हमारा जल शक्ति मंत्रालय, ठीक है ना। तो ये दोनों हैं स्वच्छता ही सेवा अभियान, ठीक है ना। इसमें क्या है? थीम स्वच्छोत्सव, ठीक है ना। याद रखिएगा, स्वच्छोत्सव, ठीक। अर्थात स्वच्छता उत्सव जिसमें सफाई के साथ साथ समुदाय, संस्थान, स्कूल, सार्वजनिक संस्थान, आयोजन आदि में सफाई और स्वच्छता को क्या दिया जा रहा है? बढ़ावा दिया जा रहा है। तो मतलब ओवरऑल याद रखिएगा कि कब तक, अच्छा ये कभी कभी क्या करते हैं कि अभी कम से कम जो फरवरी या मार्च में एग्जाम है इनकी डेट एक नजर देख जरूर लीजिएगा, ठीक है ना। कि सितंबर अक्टूबर में 2 अक्टूबर को, अच्छा 2 अक्टूबर एक एंडिंग डेट है, इसलिए आपको याद भी रहेगा, ठीक है ना। क्योंकि 2 अक्टूबर गांधी जी से रिलेटेड है और मतलब इस गवर्नमेंट में मतलब उस दिन साफ सफाई का वो रखा भी जाता है। एक आपका 2014 में भी स्वच्छ भारत मिशन शुरू हुआ था, 2 अक्टूबर को ही शुरू हुआ था, 2 अक्टूबर 2014 को, ठीक है ना। तो कहने का मतलब क्या है कि सफाई से रिलेट करते हैं उस दिन को, ठीक है ना, 2 अक्टूबर को। तो मतलब ये अभियान स्वच्छता ही सेवा, ठीक है ना, ये खत्म कब हो रहा है? 2 अक्टूबर को, 17 सितंबर से शुरू हुआ है, ठीक है ना। तो एक आप मन में बैठा सकते हो आने वाले समय के लिए कि मतलब मार्च तक जो एग्जाम्स हो, उसके बाद बहुत रेयर ऑफ द रेयरेस्ट केस में ही पूछे जा सकते हैं, ठीक है ना। क्लियर? चलिए खैर आगे आइए। तीसरा वैश्विक खाद्य नियामक शिखर सम्मेलन, ठीक है ना। तीसरा वैश्विक खाद्य नियामक शिखर सम्मेलन ये जो है नई दिल्ली में हुआ है और इसको किसने वो किया है? भारतीय खाद्य सुरक्षा और मानक प्राधिकरण, ठीक है ना, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय के अंतर्गत, ठीक है ना। क्लियर? ये क्या है? मतलब मेरे ख्याल से FSSAI है, ठीक है ना, फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड अथॉरिटी ऑफ इंडिया। सुना होगा आपने फसाई, ठीक है ना। फसाई का फुल फॉर्म क्या है? फूड सिक्योरिटी
एंड स्टैंडर्ड अथॉरिटी ऑफ इंडिया, ठीक है ना, क्लियर, FSSAI, फसाई, ठीक है ना। और वो किस मंत्रालय के अंतर्गत? स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय के अंतर्गत आता है। आपके यहाँ जितने भी फूड सेफ्टी ऑफिसर्स होते हैं, ठीक है ना, फूड सेफ्टी ऑफिसर्स होते हैं जैसे राज्य सरकार में, तो राज्य सरकार में वो FDA के अंतर्गत आते हैं, फूड एंड ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन, ठीक है ना, किसके अंतर्गत आते हैं? फूड एंड ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन। लेकिन केंद्र सरकार का वो जो है यहाँ कहाँ? स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय के अंतर्गत आते हैं, ठीक है ना, क्लियर, जो केंद्र सरकार से रिलेट करते हैं। चलिए आगे आइए, अगला यहाँ दिया हुआ है, इसका मुख्य विषय क्या था? विकसित खाद्य प्रणालियां यथा अन्नम तथा मन। जाहिर सी बात है कि जैसा आदमी खाता है उसी तरीके का मन मस्तिष्क भी होता है, ठीक है ना, क्लियर। अगर स्वस्थ भोजन कर रहा है तो जाहिर सी बात है कि मन मस्तिष्क भी क्या रहेगा? स्वस्थ रहेगा, ठीक है ना। ऐसा लाजमी होता भी है, इसी वजह से कहा भी जाता है कि कभी भी अन्न ग्रहण कीजिए तो जाहिर सी बात है कि उस समय मन मस्तिष्क को हमेशा साफ रखिए। इधर उधर की चिंता रहेगी तो उसी हिसाब से खाना भी आपको क्या करता है? लगता है, ठीक है ना, कहा जाता है। ठीक, दुर्भावना रहेगी तो जाहिर सी बात है उसी तरह वो आपको क्या करेगा? मतलब रिजल्ट्स देगा। इसी वजह से हमेशा क्या होना चाहिए? ठीक, क्या? यथा अन्नम तथा मनम, ठीक, क्लियर। तो विकसित खाद्य प्रणालियां, भारत द्वारा एक नए अंतरराष्ट्रीय गवर्नेंस इंडेक्स का प्रस्ताव रखा गया है, ठीक है ना। गवर्नेंस इंडेक्स यानी शासन के लिए एक सूचकांक, स्वाचलन सूचकांक, ठीक है ना, क्लियर। यानी गवर्नेंस इंडेक्स कैसा है ये जान लीजिए। संदर्भ क्या है? यह प्रस्ताव IIAS अनुसंधान सलाहकार समिति के साथ बैठक के दौरान हुई। इसमें क्या है? एक अंतरराष्ट्रीय शासन सूचकांक और प्रकृति विश्लेषण विकसित करना, ठीक है ना, क्लियर। इसके बारे में बहुत कुछ दिया है, कुछ भी नहीं दिया है, तो मतलब बस ऐसे ही लिख दिया है कि क्या कि इसमें भारत द्वारा एक अंतरराष्ट्रीय गवर्नेंस इंडेक्स का प्रस्ताव, ठीक है ना, क्लियर। तो इसमें बहुत खास तो नहीं कहा जा सकता है। देखिए, जेल सांख्यिकी भारत 2023 रिपोर्ट जारी हुई है, ठीक है ना। ये जारी करता कौन है? नेशनल क्राइम रिसर्च रिपोर्ट ब्यूरो, ठीक है ना, रिकॉर्ड ब्यूरो, यानी क्या? राष्ट्रीय अपराध रिकॉर्ड ब्यूरो, नेशनल क्राइम रिकॉर्ड ब्यूरो, NCRB, ठीक है ना। NCRB ने जारी किया है, किससे? जेल सांख्यिकी। जाहिर सी बात है कि जेल सांख्यिकी में क्या होगा? कैदियों की संख्या, ठीक है ना, इसी सब के बारे में बताया गया है। जेल में कुल कितने कैदी हैं? आपका 5,54,034। कौन 55 कह रहा है? अरे इतना ना बढ़ा दीजिए भाई, कैदी, ठीक। सरकार उनको भी खाना खिलाती है, ठीक है ना, सरकार पे काम है, वो अच्छा है, वो अच्छा है। इस वजह से देखिए सुधार होना चाहिए। जैसे अब तो चीज़ें ये हैं कि जेल प्रशासन में भी बड़ा अच्छा सुधार इस तरह का हो रहा है कि उनको कुछ उनकी योग्यता के अनुसार दे रहे हैं कि वो अपना, देखिए होता क्या है कि मान लीजिए किसी को जेल हो गई, ठीक है ना, तो वो अपना जीवन समाप्त समझता है कि अब तो यहीं, ठीक, उनके भी उन्नयन के लिए कुछ करना चाहिए, ठीक है ना, ताकि वो अपनी योग्यता के हिसाब से, मान लीजिए कोई पढ़ा लिखा व्यक्ति जेल चला जा रहा है तो कम से कम अगर वो योग्य है तो उस योग्यता के हिसाब से उसको कुछ ना कुछ क्या मतलब कार्य मिल जाना चाहिए, जिससे वो सम्मानपूर्ण जीवन जीने योग्य रहे, ठीक है ना। ये नहीं कि मतलब जेल में हो गए तो कैदी ही है, लोग केवल आपको पत्थर ही तोड़ना है, ठीक है ना, ऐसा कुछ ना रहे, ठीक। चलिए, तो NCRB यानी नेशनल क्राइम रिकॉर्ड ब्यूरो, ठीक है ना, क्लियर। हाँ, इसमें जेल में कैदी कुल कितने हैं? 5,54,000, मतलब 5.5 लाख, ठीक। जो विश्व में जो वर्ष 2022 से कितने बढ़े हैं? मतलब बढ़ ही रहे हैं, घट नहीं रहे हैं, यानी अपराध की संख्या भी बढ़ रही है। भारत का ऑल इंडिया ऑक्यूपेंसी रेट जो है 120.1 तक पहुंच गया, अर्थात जेलों में
मंजूर क्षमता से 5वां हिस्सा अधिक कैदी है, ठीक है ना। दिल्ली के जेलों में लगभग 200% ऑक्यूपेंसी पर चलती है, जबकि तेलंगाना सबसे कम ऑक्यूपेंसी रेट है। तो मतलब ओवरऑल आपको यही जानना था, ठीक है ना, कि सबसे ज्यादा ऑक्यूपेंसी रेट कहाँ है सबसे ज्यादा? दिल्ली है, ठीक है ना। और सबसे कम कहाँ है? तेलंगाना, ठीक है ना। एनसीआरबी की ये रिपोर्ट कहती है। उसके बाद है आपका कुल कैदियों में इतने विचाराधीन कैदी हैं जो न्याय मिलने की देरी को ये छोड़ दीजिए। कुल कैदियों में महिलाएं कितनी हैं? 4.1%, यानी महिला भी है, ठीक है ना। ये जेलों में उनके लिए अलग से सुविधाएं, स्वच्छता और पर्याप्त चिकित्सा देखभाल की कमी है, जाहिर सी बात है, ठीक है ना। क्लियर? तो ओवरऑल आपको ये डेटा याद रखना है कि ऑक्यूपेंसी रेट सबसे ज्यादा कहाँ है? दिल्ली में, और सबसे कम कहाँ है? तेलंगाना में, ठीक है ना। और ये जो रिपोर्ट जारी की गई है जेल सांख्यिकी भारत 2023, ये किसके द्वारा जारी की गई है? एनसीआरबी के द्वारा जारी की गई है, ठीक। आगे क्राइम इन इंडिया 2023 रिपोर्ट, ठीक है ना। ये 2023 की रिपोर्ट है, लेकिन 25 में जारी की गई। कब जारी की गई है? 25, ठीक है ना। राष्ट्रीय अपराध रिकॉर्ड ब्यूरो एनसीआरबी ने इससे भी जारी किया है, ठीक है ना। क्लियर? एनसीआरबी ने इसे जारी किया है। आगे आइए, निष्कर्ष क्या है? महिलाओं के खिलाफ अपराधों में मामूली वृद्धि और अनुसूचित जनजातियों एसटी के खिलाफ अपराधों में उल्लेखनीय वृद्धि। हत्याओं में 2.8% की कमी आई है, जबकि अपहरण और व्यपहरण के मामलों में 5.6% की क्या हुई है? वृद्धि हुई है, ठीक है ना। अब आइए चिल्ड्रन इन इंडिया रिपोर्ट 2025 रिपोर्ट, ये जो है जारी किया है किसने? सांख्यिकी एवं कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय द्वारा, ठीक है ना। रिपोर्ट्स याद रखिएगा, डेटा भले ना याद रहे, लेकिन ये रिपोर्ट जारी करता कौन है ये इंपॉर्टेंट हो जाता है, ठीक है ना। कितने रिपोर्ट्स के डेटा याद कर पाएंगे? नहीं कर पाएंगे। कुछ के इंपॉर्टेंट याद रहेंगे कि कौन नंबर 1, कौन नंबर सबसे पीछे, ये याद हो सकते हैं, लेकिन मंत्रालय जरूर याद करिएगा, ठीक है ना, पूछे जाते हैं। तो चिल्ड्रन इन इंडिया रिपोर्ट 2025 जारी करता कौन है? सांख्यिकी एवं कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय, ठीक है ना। इसमें चंडीगढ़ में सेंट्रल एंड स्टेट स्टैटिस्टिकल ऑर्गेनाइजेशन की 29वीं कॉन्फ्रेंस के दौरान ये जारी किया गया, ठीक है ना। क्लियर? तो ओवरऑल इससे बहुत ज्यादा मतलब नहीं है, मतलब इससे है। अब इसमें प्रमुख निष्कर्ष पे आ जाइए। आइए बार, ठीक है ना, यानी इन्फेंट मॉर्टिलिटी रेट, ठीक है ना, शिशु मृत्यु दर 2023 में घटकर कितनी हो गई? 25 हो गई, जो 2011 में क्या था? 44। जहां 2011 में 44 शिशुओं की मृत्यु होती थी, नवजातों की, अब घट करके कितनी हो गई है? 25 हो गई, ठीक है ना। क्लियर? आगे आइए, ड्रॉप आउट रेट 2022-23 में 13.8 से घट करके 8.2 हो गया है, और 20 से 24 वर्ष की उन महिलाओं का प्रतिशत जिन्होंने 18 की आयु से पहले शादी की थी, 15-16 में इतनी थी, अब घट करके कितनी हो गई है? लेकिन हो रही है, बड़ा कम वृद्धि हुई है। तो मतलब ओवरऑल समझ लीजिए कि बाल विवाह अभी भी वो है, ये बाल ही विवाह तो कहलाएगा, मतलब 18 वर्ष से कम उम्र की शादी, ठीक है। ये पूरे इंडिया का है, ठीक है ना, इसमें यूपी भी शामिल है, ठीक है ना। और ये ऐसा नहीं है, असम में तो बड़ी अलग चीज है, ठीक है ना। अभी देखिए दिल्ली ने एक कार्यक्रम भी किया था, किस पर? ये बाल विवाह पर। और बाल विवाह भारत में खत्म करने का लक्ष्य कब तक रखा गया है? लिखिए, भारत में बाल विवाह खत्म करने का लक्ष्य 2030 है, ठीक है ना, 2030 रखा गया है। भारत में बाल विवाह खत्म करने का लक्ष्य जो रखा गया है वो 2030 रखा गया है। अभी इसको लेकर के दिल्ली में कार्यक्रम भी हुआ था, ठीक है ना, समझ में आया। और आसाम जो है, आसाम ने बहुविवाह प्रथा को समाप्त कर दिया है। आसाम वो पहला राज्य है जिसने बहुविवाह को,
ठीक है ना, क्या किया है, बहुविवाह को समाप्त कर दिया, चाहे वो बहुपत्नी हो चाहे वो बहुपति हो, ठीक है ना, बहुविवाह को खत्म कर दिया है, ठीक है ना। ऐसा करने वाला वो पहला राज्य है, ठीक है ना। जैसे आप अभी पढ़े थे कुछ दिनों पहले उत्तराखंड में खस जनजाति, ठीक है ना, उसमें ये प्रथाएं क्या है, प्रचलित है, ठीक है ना, क्लियर। तो ओवरऑल ऐसे विवाहों पर पहली बार किसी राज्य ने क्या किया है, प्रतिबंध लगाया है। कौन, असम ने, ठीक है ना। और अगर रिपोर्ट की इसकी बात की जाए, क्या है ये है आपका क्या, बाल विवाह, ठीक है ना। तो बाल विवाह यानी 18 वर्ष की आयु से पहले की शादी, ठीक है ना। तो ये अभी पहले कितना था, 15-16 में आपका 26.8 था और अब 23.3, मतलब मात्र 3% घट रहा है, ठीक है ना। मतलब अभी भी आपके देश में 23%, ठीक है ना, अधिक से अधिक घटा होगा 21%, ठीक है ना। तो 23% आप समझिए बहुत बड़ा डेटा है, समझ रहे हैं। मतलब 100% में से आपका 1/5 अगर कह लीजिए, ठीक है ना, 1/5 आपका केवल बाल विवाह हो रहा है, ठीक है ना, उससे ज्यादा ही। तो कहीं ना कहीं ये सोचनीय है, ठीक है ना, चिंता का विषय है। देखने में नहीं मिलता है, लोग बताते ही नहीं है। बेटियों को ज्यादा बता देते हैं, कह देते हैं हमारी बेटी तो 30 वर्ष की हो गई और शादी कर देते हैं, ठीक है ना, पता लगने नहीं देते हैं। अच्छा, समाज में भी ऐसा वो बना हुआ है, जब तक कि 2 परिवारों में द्वेष नहीं होगा तब तक तीसरा बताने नहीं जाएगा, ठीक है ना। द्वेष होगा तो पहले बताने जाएगा, अरे वो देखो उनके क्या तो पहले ही शादी हो गई, ठीक। और सबसे बड़ी चीज, लोग अपनी जिम्मेदारियां भूल जा रहे हैं। उसके बाद का जैसे क्या है कि अभी भी वो संस्कृति हमारे क्या बनी हुई है कि बेटियों को पराया धन, और बेटी अगर हुई है तो उसको जल्दी से शादी करके उसको क्या करो, खिसकाओ। ये वाली मानसिकता अभी बदली नहीं है, ठीक है ना। अब लोग क्या कर रहे हैं कि अब जैसे देख रहे हैं, शिक्षित हो रहे हैं, तो 1 चाइल्ड पॉलिसी लेके आ रहे हैं कि पहली बच्ची अगर पहला बच्चा अगर बच्ची हो जा रही है तो उसको कायदे से लालन पोषण कर रहे हैं, और ये सोच अपने में रख रहे हैं कि भाई जो काम बेटा कर सकता है वही काम बेटी कर सकती है, तो उसको पढ़ा लिखा रहे हैं और आगे बढ़ा रहे हैं। लेकिन अभी भी समाज में ऐसे लोग हैं जो अपनी मानसिकता नहीं बदल रहे हैं, तो जाहिर सी बात है उनको मानसिकता बदलनी चाहिए। और ये रिपोर्ट साफ कहती है कि अभी मानसिकता बदलने की आवश्यकता है, ठीक है ना। अभी मानसिकता नहीं बदली, ठीक है ना। अभी भी पितृसत्तात्मक समाज ही जी रहे हैं लोग, ठीक है ना, उसी समाज में जी रहे हैं, ठीक। चलिए आगे आइए, आगे दिया हुआ है तो इसमें रिपोर्ट में क्या याद रखना है कि ये जो चिल्ड्रन इन इंडिया 2025 है, ये आपका क्या, सांख्यिकी एवं कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय। अब आपसे पूछ ले कि बाल विवाह से संबंधित रिपोर्ट कौन जारी करता है, तो आप क्या बोलोगे, सांख्यिकी एवं कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय, ठीक है ना। मतलब उसी ने तो ये डेटा दिया है, ठीक। आगे आइए, किसानों के लिए एआई आधारित मौसम पूर्वानुमान कार्यक्रम, ठीक है ना। कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय, किसानों के लिए एआई आधारित मौसम पूर्वानुमान कार्यक्रम वो किया गया है, और ये पहल करता कौन है, कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय, ठीक है ना। अब जाहिर सी बात है भाई, एआई पिछले साल किया जा रहा था, ड्रोन पे काफी वो कर रहा था कि ड्रोन से हम लोग उर्वरक छिड़काव कर रहे हैं, ठीक है ना, क्लियर। अब धीरे धीरे ये सब क्या है, ये है कृषि क्षेत्र में तकनीक। जैसे मेंस में पेपर में आएगा कि कैसे हम लोग, जैसे एक क्वेश्चन आता है, एग्रीटेक से आप क्या समझते हैं, एग्रीकल्चर टेक्नोलॉजी, ठीक है ना, एग्रीटेक से आप क्या समझते हैं, ठीक है ना। भविष्य में इसकी संभावनाओं को उजागर करते हुए अपने उत्तर को विश्लेषित कीजिए या मूल्यांकित कीजिए, ठीक है ना। तो आपको उसी हिसाब से उत्तर देना पड़ेगा कि क्या क्या आजकल इजाद किया जा रहा है टेक्नोलॉजी में इन एग्रीकल्चर फील्ड, ठीक है ना, क्लियर। एक क्या है ड्रोन, और एक हमारा ये एआई आधारित मौसम पूर्वानुमान कार्यक्रम। भाई कृषि पूरी हमारे देश की मौसम आधारित होती है कि नहीं है, कि अगर बेसमय वर्षा हो जाए, जिस समय वर्षा चाहिए उस समय वर्षा ही ना हो,
दोनों ही कंडीशंस में हमारी खेती क्या होती है, प्रभावित होती है। ठीक है ना। तो एआई आधारित अगर मौसम पूर्वानुमान, मौसम क्लाइमेट फोरकास्ट हो जाएगा तो जाहिर सी बात है हम लोगों को पता चल जाएगा उस आधार पे, और हम लोग उससे अपनी फसल या खेती अच्छी कर सकते हैं। ठीक है ना। तो ये है, ये इनिशिएटिव किसका है, कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय के द्वारा। आगे आते हैं, आगे हमारा दिया हुआ है उद्देश्य है किसानों को जोखिम प्रबंधन और कृषि गतिविधियों की योजना बनाने में मदद करने के लिए समय पर अनुकूलित मौसम पूर्वानुमान प्रदान करना, और विशेष रूप से खरीफ फसल के लिए। खरीफ फसल आप जान ही रहे हैं। ठीक। आगे विश्व का प्रथम सिरेमिक अपशिष्ट पार्क। ठीक है ना। सिरेमिक आप लोग जान रहे हैं, सिरेमिक मतलब क्या, चीनी मिट्टी। सिरेमिक उद्योग खुर्जा अपना उत्तर प्रदेश में बुलंदशहर सिरेमिक उद्योग के लिए चीनी मिट्टी। ठीक है ना। कप प्याली ये सब सिरेमिक्स में आता है। ठीक है ना। कप प्याली जिसमें पीते हैं हम लोग, ठीक है ना, वो किस में आता है, सिरेमिक्स में आता है। तो वही है, विश्व का प्रथम सिरेमिक अपशिष्ट पार्क है। ठीक है ना। नाम क्या है इसका, अनोखी दुनिया। ठीक है ना। क्या है, अनोखी दुनिया पार्क। ये खुर्जा बुलंदशहर, देखिए अभी हमने बताया कि आप लोग पूछा भी जाता है कि हमारा खुर्जा जो है, बुलंदशहर जो है, ये किसके लिए फेमस है, दैट वन इज फेमस इन सिरेमिक उद्योग। ठीक है ना भाई। बुलंदशहर दो तीन चीजों के लिए फेमस है। पहला क्या, एक है नरौरा। नरौरा जान रहे हैं ना, कहाँ है, बुलंदशहर है क्या, परमाणु विद्युत गृह है, उत्तर प्रदेश का एकमात्र, ठीक है ना, परमाणु विद्युत गृह है। ठीक है ना। नरौरा बुलंदशहर में, बुलंदशहर में ही खुर्जा भी है। ठीक है ना। और खुर्जा किसके लिए फेमस है, आपका सिरेमिक उद्योग के लिए। ठीक है ना, सिरेमिक इंडस्ट्री। ठीक, क्लियर। अब आइए, उत्तर प्रदेश में है दुनिया का पहला ऐसा पार्क जो पूरी तरह से सिरेमिक कचरे का उपयोग करके निर्मित किया जाएगा। 80 टन से अधिक सिरेमिक अपशिष्ट का कलात्मक रूप से प्रयोग होगा। बुलंदशहर खुर्जा विकास प्राधिकरण, BKDA। ठीक है ना। तो मतलब ओवरऑल ये अगर पूछा जाए, अनोखी दुनिया पार्क संबंधित है किससे, सिरेमिक अपशिष्ट के कुशल उपयोग से। ठीक है ना, क्लियर। और कहाँ है, खुर्जा में। खुर्जा कहाँ, बुलंदशहर। आगे नेक्स्ट, अगला नियम है भारत का पहला एकीकृत ऑन्कोलॉजी अनुसंधान देखभाल केंद्र। ऑन्कोलॉजी, हमने आपको बताया था कि ऑन्कोलॉजी किससे संबंधित है, ऑन्कोलॉजी इज रिलेटेड विथ, ऑन्कोलॉजी कैंसर से। ऑन्कोलॉजी में किसका अध्ययन करते हैं, कैंसर। ऑन्कोजीन्स आर रिस्पॉन्सिबल फॉर कैंसर कॉजिंग, एंड व्हाट एग्जैक्टली इज कैंसर। कैंसर किसे कहते हैं, अनकंट्रोल्ड सेल डिवीजन। अनकंट्रोल्ड सेल डिवीजन इज कॉल्ड कैंसर, कैंसर कहते हैं। एंड विच जीन इज रिस्पॉन्सिबल, ऑन्कोजीन्स। ऑन्कोजीन्स आर रिस्पॉन्सिबल फॉर कॉजिंग कैंसर। ठीक है ना। और अध्ययन किस में करते हैं, ऑन्कोलॉजी में। ठीक है ना। और कैंसर कॉजिंग एजेंट को क्या कहते हैं, ऑन्कोलॉजिस्ट। ये तो डॉक्टर को कहते हैं। कैंसर कॉजिंग एजेंट, कैंसर जो कॉज करते हैं, कारक एजेंट, उसको क्या कहते हैं, उसको कहते हैं कार्सिनोजेन। क्या कहते हैं, कार्सिनोजेन। एफ्लाटॉक्सिन का नाम सुने हैं, बायोलॉजी में पढ़े होंगे। अफ्लाटॉक्सिन जो है ये एस्परजिलस एक क्या है, फंजाई है। ठीक है ना। वो सिक्रीट करता है क्या, एफ्लाटॉक्सिन। ठीक है ना, क्लियर। और कई सारे हैं, लेड की अधिक मात्रा भी ये क्या, कार्सिनोजेन का काम करती है। ठीक है ना। कोल डस्ट, ये सब जितने भी चीजें होती हैं, ये सब कार्सिनोजेन का ही एक समय में काम करती हैं। ठीक है ना, क्लियर। तो अल्ट्रावायलेट रेस को आप क्या मानोगे, कार्सिनोजेन मानोगे कि नहीं मानोगे, मान सकते हैं, है ना। क्या, कैंसर कॉजिंग एजेंट। ठीक, अल्ट्रावायलेट रेस। ठीक, कौन सा कैंसर होता है अल्ट्रावायलेट रेस से, स्किन कैंसर। ठीक है ना, क्लियर। तो ये सब ध्यान में रखिए। तो वही है, ऑन्कोलॉजी का मतलब क्या आ गया, कैंसर से। ऑन्कोलॉजी का मतलब किससे आ गया, कैंसर से आ गया।
तो भारत का पहला एकीकृत यानी यूनिफाइड या इंटीग्रेटेड ऑन्कोलॉजी अनुसंधान और देखभाल केंद्र ये कहाँ खुला है? आयुष मंत्रालय के द्वारा अखिल भारतीय आयुर्वेद संस्थान यानी AIIA गोवा में, ठीक है ना, ये खुला है। ये ध्यान में रखिएगा, ठीक है ना। किस दिन पे खुला है? 23 सितंबर राष्ट्रीय आयुर्वेद दिवस, ये याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। आयुर्वेद दिवस कब है? 23 सितंबर, ठीक है ना, 23 सितंबर आयुर्वेद दिवस। ये क्या है? भारत का पहला बहुविषयक केंद्र जो आयुर्वेद, योग, फिजियोथेरेपी, आहार चिकित्सा, पंचकर्म और मॉडर्न ऑन्कोलॉजी को एकीकृत करता है, ठीक है ना। फोकस क्या है? यह पहल राष्ट्रीय स्वास्थ्य नीति की पारंपरिक और आधुनिक चिकित्सा प्रणालियों को एकीकृत करने के लिए क्या है? केंद्रित है। तो ओवरऑल ये गोवा में, ठीक है ना, आयुर्वेद संस्थान में खुला है, ठीक। आगे आइए, और ये भारत का पहला है, ये ध्यान में रखिएगा, ठीक है ना। आगे आइए, जल सुरक्षा पर राष्ट्रीय पहल, ठीक है ना। जल सुरक्षा, अब जान ही रहे हैं कि इस समय जल सुरक्षा पे काफी कार्यक्रम चलाए जा रहे हैं, ठीक है ना, क्लियर। और ये जल प्रबंधन में आता है, किसमें आएगा? जल प्रबंधन यानी वाटर मैनेजमेंट सिस्टम में आता है, ठीक है ना, क्लियर। पूछा भी जाता है कि सरकारें जो है जल प्रबंधन में कौन कौन सी क्रियाएं कर रही है, मतलब कौन कौन से प्रोग्राम्स चला रही है, ठीक है ना। ये जो नदी जोड़ो ओड़ो चल रहा है वो वाटर मैनेजमेंट सिस्टम का ही पार्ट है, ठीक है ना। तो यहाँ हमारा क्या है? जल सुरक्षा पर राष्ट्रीय पहल। केंद्र सरकार द्वारा मनरेगा 2005 के अंतर्गत जल सुरक्षा पर राष्ट्रीय पहल की शुरुआत की गई। उद्देश्य क्या है? भूजल स्तर में गिरावट को कम करना, ठीक है ना, और दीर्घकालिक ग्रामीण जल सुरक्षा सुनिश्चित करना, ठीक। प्रावधान क्या किया गया है? अति जल संकट ग्रसित ब्लॉकों में मनरेगा निधि का कितना परसेंट? 65% जल संबंधी कार्यों में क्या करेंगे? उपयोग में लाएंगे, ठीक है ना, क्लियर। अर्ध गंभीर ब्लॉकों में मनरेगा निधि का 40% संरक्षण, ठीक है ना, और जिन ब्लॉकों में जल की कमी नहीं वहां भी कम से कम कितना परसेंट? 30%। तो 3 बांट दिया गया है, ठीक है ना। अति गंभीर वाले में कितना? 65%, ठीक है ना, क्लियर। और अर्ध गंभीर में कितना? 40%, ठीक, मनरेगा व्यय का, ठीक। और आपका जिसमें कहीं संकट नहीं भी है, पर्याप्त है, उस जगह पे भी आपको 30% निधि कहां करनी है? जल संबंधी कार्यों पर व्यय करनी है। किसका? मनरेगा, ठीक है ना, क्लियर। तो ये जल सुरक्षा का आपका राष्ट्रीय पहल है, ठीक है ना, क्लियर। ये ध्यान में रखिएगा। आगे आइए, नेक्स्ट हमारा दिया हुआ है विश्व का पहला डिजिटल जनजातीय विश्वविद्यालय आदि संस्कृति, ठीक है ना। अभी आपने देखा था म्यूजियम, पहला जनजातीय म्यूजियम, वो कहां था? नया रायपुर, अटल नगर, छत्तीसगढ़, यही तो पढ़े थे। अब हमारा क्या है? विश्व का पहला डिजिटल जनजातीय विश्वविद्यालय, उस विश्वविद्यालय का नाम क्या है? आदि संस्कृति, ठीक है ना। लॉन्च ये किया गया किसके द्वारा? जनजातीय कार्य मंत्रालय द्वारा, ठीक है ना। इसमें उद्देश्य क्या है? ई लर्निंग प्लेटफॉर्म का उद्देश्य जनजातीय संस्कृति ज्ञान का संरक्षण करते हुए आदिवासी नृत्य, संगीत, चित्रकला, हस्तशिल्प और लोक कथाओं पर पाठ्यक्रम प्रदान करना, ठीक है ना, क्लियर। ये विश्वविद्यालय का नाम दिया हुआ है केवल आदि संस्कृति, लेकिन अभी लोकेशन नहीं दिया गया है, ठीक है ना। ये केवल एक ड्राफ्ट तैयार किया गया होगा कि भाई एक हम विश्वविद्यालय बना रहे हैं, उस विद्यालय का नाम क्या है? आदि संस्कृति, ठीक है ना। और ये किस मंत्रालय की प्रेरणा से है? ये जनजातीय कार्य मंत्रालय के द्वारा है, ठीक है ना, क्लियर। अब आगे आइए। अच्छा, यहाँ सबसे बड़ी चीज है कि इस ई लर्निंग प्लेटफॉर्म का उद्देश्य, सबसे बड़ी चीज ये है कि आदि संस्कृति विश्वविद्यालय जो है एक ई लर्निंग प्लेटफॉर्म है। यहां बता रहा है, क्या बता रहा है? देखिए, इस ई लर्निंग प्लेटफॉर्म का उद्देश्य, ठीक है ना, ये क्या है? ई लर्निंग प्लेटफॉर्म है, ठीक। आगे कोल्ड डेजर्ट बायोस्फीयर रिजर्व यूनेस्को,
WNBR में क्या हुआ, शामिल हुआ। WNBR का मतलब वर्ल्ड नेटवर्क ऑफ बायोस्फीयर रिजर्व्स, ठीक है ना। कौन शामिल हुआ है, कोल्ड डेजर्ट बायोस्फीयर, ठीक है ना। ये भारत का कोल्ड डेजर्ट बायोस्फीयर यूनेस्को के WNBR का मतलब क्या, वर्ल्ड नेटवर्क ऑफ बायोस्फीयर रिजर्व में क्या हुआ है, शामिल हुआ है, ठीक है ना। इसमें आपका क्या है कि ये कोल्ड डेजर्ट है कहां, आपके लाहौल स्पीति जिले में, हिमाचल प्रदेश, ठीक है ना। लाहौल स्पीति हिमाचल प्रदेश, बस आपको इतना ही याद रखना है, ठीक है ना, कि WBNR, ठीक है ना, यानी वर्ल्ड बायोस्फीयर नेटवर्क, ठीक है ना। इसमें कौन शामिल हुआ है यूनेस्को के, हमारा कोल्ड डेजर्ट बायोस्फीयर, ये कहां है, लाहौल स्पीति, ठीक, हिमाचल प्रदेश, इतना आप लोग जान रहे हैं। आगे आइए, भारत सरकार द्वारा वर्ष 2009 में इसे राष्ट्रीय बायोस्फीयर रिजर्व घोषित किया गया था, ठीक है ना, नेशनल बायोस्फीयर रिजर्व घोषित किया गया था, ठीक है ना, कोल्ड डेजर्ट को। अब इसको यूनेस्को के WBNR में शामिल कर लिया गया है, ठीक है ना, क्लियर। WBNR का मतलब क्या, वर्ल्ड बायोस्फीयर नेटवर्क, ठीक है ना, ये ध्यान में रखिएगा, ठीक, वर्ल्ड नेटवर्क ऑफ बायोस्फीयर रिजर्व्स, WNBR। अब आगे आइए, यही है, ठीक है, यूनेस्को विश्व बायोस्फीयर रिजर्व नेटवर्क, ठीक। अब इसमें ये देखिए दिया हुआ है कि एक अंतर सरकारी वैज्ञानिक कार्यक्रम के रूप में बायो रिजर्व 71 से शुरुआत हुई, ठीक है ना। और भारत का पहला नामित रिजर्व कौन था, नीलगिरी, ठीक है ना, नीलगिरी बायोस्फीयर रिजर्व, ये कई बार आ भी चुका है एग्जाम में, ठीक है ना, कि नीलगिरी बायो रिजर्व इज द फर्स्ट बायो रिजर्व, ठीक है ना, ऑफ इंडिया, ठीक। अच्छा, अभी क्या है, भारत के 18 बायो रिजर्व में से 13 जो है यूनेस्को के वर्ल्ड नेटवर्क ऑफ बायोस्फीयर रिजर्व में क्या हो चुके हैं, शामिल हो चुके हैं। भारत में कुल कितने हैं, 18, और यूनेस्को में शामिल कितने हैं, 13, ये याद रखिएगा। और 13वां हमारा लास्ट कौन हुआ, यही कोल्ड डेजर्ट। कोल्ड डेजर्ट कहाँ है, हिमाचल प्रदेश, लाहौल स्पीति, ठीक है ना, इसे याद रखिएगा। आगे आइए, वायु सर्वे, स्वच्छ वायु सर्वेक्षण, ठीक है ना, ये स्वच्छ वायु सर्वेक्षण जारी किया जाता है पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय के द्वारा, ठीक है ना, क्लियर। आयोजन स्वच्छ वायु सर्वेक्षण राष्ट्रीय स्वच्छ वायु कार्यक्रम NCAP के तहत 130 शहरों में प्रतिवर्ष किया जाता है, ठीक है ना, क्लियर। मतलब कार्यक्रम कौन सा है, ये देखिए, दो चीजें हैं। पहला, दो प्रश्न यहां बनते हैं। पहला, स्वच्छ वायु सर्वेक्षण जारी करता कौन सा मंत्रालय है और किस कार्यक्रम के अंतर्गत करते हैं, ठीक है ना। ऐसे प्रश्न आपके PCS में आते हैं और ये आया हुआ प्रश्न है, ये ध्यान में रखिएगा, ठीक है ना, क्लियर। पहला क्या, स्वच्छ वायु सर्वेक्षण 2025, यानी यहाँ तो हर साल दिया जाएगा। तो स्वच्छ वायु सर्वेक्षण किस मंत्रालय का इनिशिएटिव है, पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, और किस कार्यक्रम के तहत है, राष्ट्रीय स्वच्छ वायु कार्यक्रम के तहत, ठीक है ना, क्लियर। आगे आइए, अब इसमें क्या है कि इसमें पुरस्कार कुल 3 श्रेणी में पुरस्कारों की घोषणा होती है। श्रेणी 1 10 लाख से अधिक जनसंख्या वाले, ठीक है ना। श्रेणी 2 3 से 10 लाख, ठीक है ना, और श्रेणी 3 3 लाख से कम, ठीक है ना। अब यहाँ ध्यान में रखिए कि किसको दिया गया है, ये पूछ लेते हैं, इसी तरीके से पूछ लेते हैं। श्रेणी 1 में किसको दिया गया, 2 में किसको दिया गया, 3 में किसको दिया गया। यानी 10 लाख से अधिक जनसंख्या वाले में इंदौर फर्स्ट पे, जबलपुर दूसरे पे, आगरा और सूरत कितने पे हैं, तीसरे पे, ये ध्यान रखिएगा, ठीक है ना, क्लियर। तो अपने को किससे ज्यादा मतलब होना चाहिए, आगरा से, ठीक है ना। बाकी भी आपको याद होना चाहिए, ऐसा नहीं है,
लेकिन आगरा चूंकि अपने राज्य का है, इस वजह से आपको ज्यादा याद होना चाहिए, चूंकि फोकस कभी भी हो सकता है उस पर। ठीक है ना, क्लियर? आगे आइए, दूसरी श्रेणी है 3 से 10 लाख के बीच में। तो अमरावती, अमरावती जो है प्रथम पे, झांसी दूसरे पे, और मुरादाबाद, मतलब झांसी और मुरादाबाद दोनों उत्तर प्रदेश के हैं, और वो किस पे हैं? द्वितीय पे हैं। और अलवर राजस्थान कहाँ? तीसरे पे। ठीक है ना, क्लियर? तो अमरावती का आपने नाम सुना है। अमरावती किस स्टेट का है? आंध्र प्रदेश। इस समय क्या है? कैपिटल, कैपिटल है ना, कि कोई और है कैपिटल? ठीक, तो इन चीजों को जानिए। तीसरा क्या है? 3 लाख से कम जनसंख्या। 3 लाख से कम जनसंख्या में कौन है? पहला देवास, ठीक है ना, परवाड़ू और अंगुल। ठीक है ना, तो ओवरऑल इसमें आप देवास याद रखो, इंपॉर्टेंट है, देवास मध्य प्रदेश। ठीक है ना, क्लियर? तो इसमें पहले पे इंदौर, इनमें पहले पे अमरावती, और इनमें ठीक देवास। ठीक है ना, आगरा का तीसरा स्थान आ रहा है। ठीक है ना, आगरा का तीसरा स्थान आ रहा है, ये याद रखिएगा, और सूरत के साथ। ठीक है ना, अलॉन्ग विथ सूरत, ये याद रखिएगा। चलिए अब आगे आ जाते हैं। आगे हमारा दिया हुआ है जीएसटी या अपीलीय न्यायाधिकरण की शुरुआत, यानी जीएसटी अपीलेट ट्रिब्यूनल। ठीक है ना, इसकी शुरुआत की गई है। इसमें हम लोग एक बार चर्चा भी किए थे, ठीक है ना, कि जीएसटी में 4 से 2 स्लैब्स बनाए गए हैं प्रेजेंट टाइम में। ठीक है ना, बनाए गए हैं कि नहीं? 2 स्लैब्स बनाए गए हैं। और दूसरा क्या, कि एक न्यायाधिकरण बनाया गया है। एक न्यायाधिकरण बनाया गया है कि जीएसटी संबंधी जितने भी मामले होंगे, ठीक है ना, उनमें अपील कहां की जाएगी? अपीलीय न्यायाधिकरण, यानी जीएसटी टी पे, जीएसटी टी यानी एपलेट ट्रिब्यूनल। ठीक है ना, क्लियर? आगे आइए, ये जो है केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने 24 सितंबर 25 को किया। केंद्रीय वस्तु एवं सेवा कर अधिनियम 2017 के तहत स्थापित एक वैधानिक निकाय है। ठीक, जीएसटी विवाद निपटान को सरल और तेज बनाना उद्देश्य है, और प्रधान बेंच कहाँ है? नई दिल्ली में स्थापित करने का प्रावधान है। कि मतलब एपलेट ट्रिब्यूनल का जो हेड ऑफिस होगा वो कहाँ होगा? नई दिल्ली में होगा, ये ध्यान में रखिएगा। ठीक, आगे आते हैं। हालांकि सब राज्य में भी होगा, ऐसा नहीं है, ठीक है ना, अपने एपलेट ट्रिब्यूनल होंगे। ठीक, लेकिन चलिए आगे आइए। अंगीकार 2025 अभियान क्या है? ठीक है ना, अंगीकार, यहाँ ये आपका किसके द्वारा? आवास एवं शहरी मामलों के मंत्री मनोहर लाल जी द्वारा यह अभियान शुरुआत किया गया, और इसका उद्देश्य था अवेयरनेस को बढ़ाना, जागरूकता को बढ़ाना। किसमें? प्रधानमंत्री आवास योजना शहरी 2.0। ठीक है ना, क्लियर? आवास विकास मतलब शहरी आवास योजना, ठीक है ना, प्रधानमंत्री आवास योजना शहरी यानी अर्बन, ठीक है ना, 2.0 में क्या करना? जागरूकता बढ़ाना। जागरूकता क्यों बढ़ाना? इस वजह से कि जिसको सुविधा के बारे में न प्राप्त मतलब पता हो, उस सुविधाओं के बारे में जानकारी हासिल करे, ठीक है ना, कोई भी गलती ना करे और आवेदन करे और आवास ले। ठीक है ना, आवास के लिए पैसा आता है ना, कितना आता है? 2.5 लाख आता है। कितना आता है? 2.5 लाख आता है। ठीक, तो वो भाई उसके लिए भी कुछ मतलब दस्तावेजों की आवश्यकता पड़ती है, या समथिंग आपके पास उस तरह की योग्यता होनी चाहिए। अब क्या है, अयोग्य लोग भी क्या कर देते हैं, ठीक है ना, तो सब लोग की चाहत रहती है गलत काम ना हो। इस वजह से ये क्या है? जागरूकता बढ़ाना, और इस जागरूकता बढ़ाना अंगीकार 2025 अभियान। तो पूछ लेगा अंगीकार अभियान 2025 संबंधित है किससे? तो आप किससे बताओगे? प्रधानमंत्री आवास योजना शहरी 2.0 में जागरूकता बढ़ाने से। ठीक है ना, आगे आइए। ओजू जल विद्युत परियोजना, ठीक है ना। अब ओजू जो है ये अरुणाचल प्रदेश की परियोजना है। कहाँ की परियोजना है? अरुणाचल प्रदेश की
ऊपरी सुबनसिरी जिले में ओजू जल विद्युत परियोजना को पर्यावरणीय मंजूरी दे दी गई है। ठीक है ना, क्लियर। उद्देश्य क्या है? सुबनसिरी बेसिन की विशाल जल विद्युत क्षमता का दोहन करना। सुबनसिरी ये अससरी रिवर है किसकी? ब्रह्मपुत्र की, सुबनसिरी। ठीक है ना, क्लियर। तो ये ध्यान में रखिएगा, अरुणाचल प्रदेश में उसके लिए कुछ पर्यावरणीय संकट आ रहा था या समथिंग कुछ, उसको क्या दे दी गई है? मंजूरी दे दी गई है। और फाइनली ये कहाँ है? अरुणाचल प्रदेश में। ये ध्यान में रखिएगा, ओवरऑल आपसे यही पूछेगा। ठीक है ना, क्लियर। ये क्षमता उमता आप लोग नहीं कर पाएंगे, ना पूछेगा। ठीक है ना, आपको याद भी इतना नहीं करना है ना। एग्जाम वाले इतना पूछते हैं कि सबकी क्षमता लगेंगे, पूछते हैं। बहुत सारी मतलब हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट्स हैं, ठीक है ना, जिनके बारे में याद नहीं हो सकता है। पता चले आपको कितने हर रिवर पे पता चले एक जल विद्युत प्रोजेक्ट चल रहा है और सबकी हम क्षमता याद करते चल रहे हैं, तो इतिहास के सन कौन याद करेगा? बहुत सारी चीजें हैं, ठीक है ना, याद करने को। तो ध्यान में रखा कीजिए, पहले किसी भी क्वेश्चन को पढ़ते समय ये हो जाना चाहिए कि क्या यहाँ से पूछा जा सकता है और क्या हमको छोड़ना है। तो इसमें केवल आप ये याद रखना कि ओजू जल विद्युत परियोजना किस नदी पर है? सुबनसिरी। किस नदी पर? सुबनसिरी। सुबनसिरी किसकी सहायक है? ब्रह्मपुत्र की। और किस राज्य में है? अरुणाचल प्रदेश। बस दैट्स इट, ठीक है ना, इससे ज्यादा आपको याद नहीं करना है। आगे आत्मसम्मान आंदोलन के 100 वर्ष, ठीक है ना, आत्मसम्मान आंदोलन के 100 वर्ष। ये रामास्वामी पेरियार द्वारा तमिलनाडु में 1925 में शुरू किया गया था आत्मसम्मान आंदोलन। आप लोग के एग्जाम्स में कई बार पूछा भी गया है इतिहास में, ठीक है ना। आत्मसम्मान आंदोलन किसके द्वारा चलाया गया था? रामस्वामी, ठीक है ना, पेरियार, जिनको कहा जाता है 1925 में, ठीक है ना, क्लियर। तो अच्छा, ये मोपला आंदोलन के बाद चला था कि पहले चला था? मोपला आंदोलन कब का है? कब का है? मोपला आंदोलन कब का है? अच्छा, केरल में कौन सा तट है? मलाबार। मलाबार है, अच्छा, कोंकण है। बस पता करके आप लोग आइएगा कल, ठीक है ना। इतिहास लग रहा है भूल रहे हैं धीरे धीरे, ठीक है ना। चलिए, तो 1925 में ईवी रामास्वामी पेरियार द्वारा तमिलनाडु में शुरू किया गया था। और ये किस लिए? जाति व्यवस्था का उन्मूलन, ब्राह्मणवादी प्रभुत्व का खंडन और व्यक्तिगत गरिमा को बढ़ावा देना, ठीक है ना। पेरियार द्वारा इसे अरिवु विदुतलाई इयक्कम अर्थात बौद्धिक मुक्ति का आंदोलन कहा जाता है, ठीक है ना। बौद्धिक मुक्ति का क्या किया जाता है? आंदोलन कहा जाता है। आगे आइए, ज्ञान भारतम मिशन, ठीक है ना। ज्ञान भारतम मिशन ये केंद्रीय बजट 25-26 में ठीक घोषणा की गई थी और सितंबर 2025 में इसकी शुभारंभ की गई है, ठीक है ना। ज्ञान भारतम मिशन, ठीक है ना, ज्ञान भारतम मिशन की शुरुआत की गई है। इसमें क्या है? ज्ञान भारतम आपको देखने से ही लग रहा है और कई बार मैंने पढ़ाया, अभी मैंने कुछ दिनों पहले पढ़ाया भी इसे, ज्ञान भारतम वाले को। क्या कि अपनी संस्कृति को संजोना। संस्कृति को कैसे संजोना? वेदों को हुआ, पांडुलिपियों को, इन सब का डिजिटलाइजेशन करना, दस्तावेजीकरण करना, ठीक है ना। यही क्या है? ज्ञान भारतम, ठीक है ना। अब देखिए क्या लिखा हुआ है कि केंद्रीय बजट 2025-26 में इसकी घोषणा की गई और सितंबर 2025 में क्या कर दिया गया? चालू कर दिया गया, शुभारंभ किया गया। लाखों पांडुलिपियों को राष्ट्रीय डिजिटल पुस्तकालय में संरक्षित करना, ठीक है ना। तो सबसे पहले उसका दस्तावेजीकरण करना, फिर डिजिटलाइजेशन करना, उनको कंजर्व करना, संरक्षित रखना, ठीक है ना। और इसमें मंत्रालय कौन सा है भाई? मंत्रालय है संस्कृति मंत्रालय। तो ये याद रखिएगा कि ज्ञान भारतम मिशन बड़ा इंपॉर्टेंट है, ठीक। किस मंत्रालय की देन है? संस्कृति मंत्रालय की देन है, ठीक है ना। हाँ, परंपरा को आधुनिक प्रौद्योगिकियों के साथ जोड़कर आने वाली पीढ़ियों तक क्या करना? पहुंचाना। संरक्षित रहेगा तभी ना पहुंचाएंगे,
ठीक, इसी वजह से आगे आइए। राष्ट्रीय पोषण सप्ताह आयोजित किया गया। पोषण सप्ताह यानी न्यूट्रिशन वीक, ठीक है ना, क्लियर। पोषण सप्ताह 1 से 7 सितंबर तक मनाया गया। ये पीसीएस में भी प्रश्न आ चुका है, ध्यान में रखिएगा, ठीक है ना। हर वर्ष सितंबर में मनाया जाता है कौन, पोषण सप्ताह, ठीक है ना। आप पीसीएस के पेपर में मेरे ख्याल से 19 से लेकर के 24 तक में, 19 से लेकर के 22 तक में आप देख लेना, किसी पेपर में आया है ये, ठीक है ना, क्लियर, जहां तक मुझे याद है। तो उसके बीच में आया हुआ है ये कि पोषण सप्ताह कब मनाया जाता है, ठीक। तो उसमें माह था सितंबर, लेकिन अब आपको डेट याद रखनी है, कम से कम 1 से 7 सितंबर, ठीक है ना, 1 से 7 सितंबर, ठीक है ना। ये क्या है, राष्ट्रीय पोषण सप्ताह है, ये ध्यान रखिएगा। इसका उद्देश्य क्या है, स्वास्थ्य जीवन शैली को अपनाना और उचित पोषण को क्या करना, महत्व देना। मतलब क्या, पिज्जा बर्गर इस सबको क्या करना, अवॉइड करना, ठीक है ना। पोषण, ठीक है ना। आजकल लोग जंक फूड ज्यादा खाते हैं। जंक फूड क्यों भाई, टेस्ट मिल जाता है, टेस्ट ऑफ इंडिया बना देते हैं। तो इंडिया ने भी क्या चला दिया, राष्ट्रीय पोषण सप्ताह, ठीक है ना, कि हाउ टू नरिश योरसेल्फ, ठीक है ना, आप अपने को नरिश कैसे करें, न्यूट्रिशन अचीव कैसे करें, ठीक है ना, क्या आपके लिए बेटरमेंट में है, क्या आपके लिए अच्छा है, क्या आपके लिए बुरा है, ये आपको पता होना चाहिए। और पता सबको रहता है, लेकिन क्या जीभ के आगे क्या हो जाते हैं, मजबूर हो जाते हैं, ठीक है ना। तो उन चीजों को क्या करना, छोड़ना। विषय क्या था, ईट राइट फॉर अ बेटर लाइफ, ठीक है ना, ईट राइट फॉर अ बेटर लाइफ, ये ध्यान में रखिएगा, ठीक है ना, क्लियर। आगे दिया हुआ प्रमुख तथ्य इसका है, भारत में वर्ष 82 में राष्ट्रीय पोषण सप्ताह की क्या की गई थी, शुरुआत की गई थी। ये इंपॉर्टेंट फैक्ट है, याद रखिएगा, आने वाले पेपर्स में मिल सकता है। क्योंकि आजकल जो पेपर दे रहे हैं 1 लाइनर 2 लाइनर 3 लाइनर करके, और मैं 1 2 2 1, ठीक है ना, 1 3 सही है गलत है ऐसे करके देते हैं, फंसाने की कोशिश करते हैं। तो आपको फंसना नहीं है, ठीक है ना। सितंबर में मनाया जा रहा है 1 से 7 सितंबर, याद रखना है। और कब से इसकी शुरुआत की गई थी, 1982 से, ठीक है ना, क्लियर, ये ध्यान में रखिएगा। आगे आ जाइए। अगला हमारा दिया हुआ है क्या, अगला दिया हुआ है राष्ट्रीय भूतापीय ऊर्जा नीति 2025। सबसे पहले ये जानिए कि ये किस मंत्रालय के द्वारा ये नीति यानी पॉलिसी दी गई, ठीक है ना। और ध्यान में रखिएगा कि आने वाले पीसीएस एग्जाम में, मेंस में ये पक्का पूछ लेता है। आप देखिएगा मेंस का पेपर उठा करके, तो 2 या 4 पॉलिसीज सेंट्रल गवर्नमेंट की और फिर राज्य वाले सरकार की 2 से 3, ठीक है ना, कुल मिलाकर 7-8 पॉलिसीज आपको पेपर में मिल जाता है मेंस के पेपर में। तो ये अभी 2025 की पॉलिसी है। कौन सी पॉलिसी है, राष्ट्रीय भूतापीय जियोथर्मल, ठीक है ना, ऊर्जा एनर्जी पॉलिसी 2025 किस मंत्रालय के द्वारा है, नवीन एवं नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय के द्वारा है, ठीक है ना। इसका उद्देश्य क्या है, भारत का विशालतम भूतापीय क्षमता का दोहन करना, ठीक है ना, हाउ टू यूटिलाइज, ठीक है ना, तो उसके बारे में है। ओवरऑल यहां दिया हुआ है भूतापीय क्षेत्र की पहचान करना। जैसे पूगा पनामिक घाटी आपने सुना होगा, पूगा पनामिक घाटी ये कहाँ है, ये आपका लद्दाख क्षेत्र में है, हिमाचल में है, हिमाचल में मणिकर्णा है, मणिकर्ण, ठीक है ना। तो जैसे आपने हॉट वाटर स्प्रिंग सुना है ना, हॉट वाटर गर्म उष्ण जल स्रोत, ठीक है ना। सहस्त्रधारा है, सहस्त्रधारा कहाँ है, आपका उत्तराखंड में देहरादून में है, ठीक है ना। मणिकर्ण आपका हिमाचल प्रदेश, ठीक है ना, क्लियर। तो ये सब आपके एग्जाम्स में पूछे जाते हैं, ये सब एग्जाम्स में आपके पूछे जाते हैं कि कहाँ क्या है, कहाँ क्या है, ठीक। तो वही है हमारा पूगा हो गया, पूगा पनामिक घाटी आपकी लद्दाख में, गुजरात में है, उड़ीसा में है, छत्तीसगढ़ में है, ठीक। तो 10 भूतापीय क्षेत्र की पहचान की गई है। पहले तो एक काम कीजिएगा कि इधर आने वाले आप पेपर उठा के देख लो 2017 से लेकर के, मुझे याद है कि एक एसीएफ का पेपर था 2017 में, तो उसमें ये पूछा गया था, हॉट वाटर स्प्रिंग्स दे दिए थे, 4 जगह के दे दिए थे, चारों आपको क्या करना था, मैच करना था। फिर 2018 के भी पेपर में ये आया, और आप समझिए कि अभी ये
23 या 22 का पेपर था, उसमें भी ऐसा करके पूछ दिए थे। तो ये अब ट्रेंड में चल गया है कि ज्योग्राफी वाले सेक्शन में कम से कम आप ये जो 10 भूतापीय क्षेत्र हैं, ठीक, जो इस पॉलिसी के अंतर्गत आ रहे हैं, आप उनको देख लेना कि कौन कौन किस स्थान पर है, ठीक है ना, किस स्थान पे वो याद कर लीजिएगा जरूर, ठीक है ना, वो याद कर लीजिएगा। नहीं होगा तो आज मैं आपको ग्रुप में उसको भेज भी दूंगा 10, ठीक है ना, कि कौन किस जगह है, उसे आप लोग याद कर लीजिएगा। इंपॉर्टेंट है, आने वाले एग्जाम में आपसे भेंट या वार्ता हो सकती है। ठीक, आगे आइए। महत्वपूर्ण खनिजों के पुनर्चक्रण को बढ़ावा देने के लिए प्रोत्साहन योजना यानी प्रमोशन योजना है ये। ठीक, क्या है? खनिजों के पुनर्चक्रण यानी रिसाइकल से, ठीक है ना, उनको बढ़ावा देने। अब जानिए कैसे। भारत सरकार ने 2025 में खनिजों के पुनर्चक्रण यानी रिसाइकिल को बढ़ावा देने के लिए प्रोत्साहन योजना यानी प्रमोशन प्रोग्राम की शुरुआत की। 1500 करोड़ से, मतलब 1500 करोड़ इसका बजट है। 6 वर्ष की अवधि है, 25-26 से लीजिए, ये तीसरा आ गया। 3 लक्ष्य 6 वर्ष के हो गए। एक निर्यात संवर्धन, ठीक है ना, कब से? 6 वर्ष। दलहन, ठीक है ना, वो भी 6 वर्ष। और हमारा खनिज के रिसाइकलिंग का वो भी 6 वर्ष और सेम टाइम पीरियड है कि नहीं है? ठीक, तो एक तरह वाले प्रश्न एक ही जगह क्या कर लेने चाहिए, लिख लेने चाहिए, जैसे याद रहता है, ठीक है ना, क्लियर। इसमें क्या है कि महत्वपूर्ण खनिजों के पुनर्चक्रण के लिए देश की क्षमता को बढ़ाना, आपूर्ति श्रृंखला यानी हमारा सप्लाई चेन, ठीक, को स्थिर करना और आयात पर निर्भरता को क्या करना, कम करना। हमारे देश के लिए आयात अच्छा कि निर्यात अच्छा? भाई निर्यात अच्छा, ठीक है ना, मतलब किसी भी इकोनॉमी के लिए हमेशा निर्यात अच्छा होता है, ठीक है ना। आगे आइए कि राष्ट्रीय महत्वपूर्ण खनिज मिशन का ये क्या है, हिस्सा है, ठीक है ना, क्लियर। तो उसी का हिस्सा है राष्ट्रीय महत्वपूर्ण खनिज मिशन, ठीक है ना, NCMM, ठीक। उसी में क्या किया गया है कि खनिजों के पुनर्चक्रण को बढ़ावा देने के लिए शुरुआत की गई है ये योजना, ठीक है ना, प्रोत्साहन योजना। और ये कार्यकाल कितना रहेगा? 6 वर्ष, ठीक है ना, क्लियर। हाँ, चलिए आगे आइए। भारत में चांदी के आभूषणों पर HUID आधारित हॉलमार्किंग की शुरुआत। अभी कल की न्यूज आपने पढ़ी होगी कि चांदी जो है उसका दाम जो है 1 किलो कितना हो गया, 4 लाख पार हो गया, ठीक है ना। लोगों को आभूषण बनाने में, ठीक है, वो बनवाने में अब क्या हो रही है, दिक्कत हो रही है। सोना भी क्या हो गया, सोना भी 1,83,000, ठीक है ना, 1,83,000 पर 10 ग्राम 24 कैरेट, ठीक है ना, ऐसा चल रहा है। सोने में तो पहले से आपका क्या था, ID एक हॉलमार्किंग कर दी गई थी, ठीक है ना, लेकिन चांदी की अभी हॉलमार्किंग नहीं शुरू की गई थी। इससे क्या होता था कि मतलब उसकी शुद्धता के बारे में परख नहीं हो पाती थी, ठीक है ना। हॉलमार्किंग की जाती है, उसके हिसाब से कुछ नंबर दे दिए जाते हैं, ठीक है ना, कि अगर वो नंबर लिखा हुआ है तो मतलब इतने कैरेट का है, ये है तो इतने कैरेट। इसकी भी शुद्धता के लिए कुछ हॉलमार्किंग की जा रही है, क्योंकि आप देख रहे हैं कि बढ़ रहा है। एक्चुअल में इसका कारण क्या है, कुछ कारण समझे हैं? क्या कारण? जो फैक्ट्री बन रही है, कुछ नहीं है क्या कि कुछ जगहों पर चांदी होती है, जैसे आपका मैक्सिको है, ऑस्ट्रेलिया है, वहाँ खाने हैं, ठीक है ना। चाइना में भी खान है। चाइना ने इस समय क्या कर दिया है कि चांदी का निर्यात करना बंद कर दिया है, ठीक है ना, वो स्टोर करना शुरू कर दिया है, जिससे कि है चांदी के डिमांड पर क्या हो गया है, बहुत असर आया है, ठीक है ना। सप्लाई हो नहीं पा रही है, भाई जाहिर सी बात है, मैक्सिमम चीजें चाइना और अन्य देशों से आती है, ठीक है ना, क्लियर। चांदी मैक्सिको में बुटे एक जगह है, वहाँ सबसे ज्यादा चांदी है, ठीक है ना। ऑस्ट्रेलिया में खाने पड़ी हुई है, ठीक है ना, चाइना में है। लेकिन एक्चुअल में क्या है कि चाइना ने क्या कर दिया है, निर्यात को रोक दिया है। और फाइनली इधर क्या हो रहा है, भाई डिमांड हो ही रही है, भाई सोना महंगा चल रहा है तो चांदी की डिमांड क्या हो रही है, बढ़ेगी। तो जाहिर सी बात है कि और सप्लाई हो नहीं रही है,
जब डिमांड बढ़ रही है, सप्लाई हो नहीं रही है, तो रेट क्या होगा? इनहेंस होगा, ठीक है ना। और इनहेंस हो रहा है कि चांदी कहाँ चली गई? 1 किलो 4 लाख प्लस चली गई, ठीक है ना। क्लियर? तो अब मतलब जिसने चांदी स्टोर करके रखी थी, ठीक है ना, उसकी चांदी ही चांदी है, ठीक है ना। अब आप लोग भी क्या कीजिए, तुरंत के तुरंत स्टोर। कल तो मैं न्यूज़ देख रहा था कि वो छोटी सी बिछिया आती है, वो स्टोर वाला बता रहा था क्या कि ऐसा है कि पहले 250-300 में मिल जाती थी, अब क्या है उसी का दाम 3000 4000, ठीक है ना। तो ओवरऑल क्या, ठीक, बिछिया वाले भी हजारपति हो चुके हैं, है कि नहीं है। चलिए आगे आइए। तो ओवरऑल क्या है कि UHID यानी हॉलमार्क यूनिक आइडेंटिफिकेशन, ठीक है ना, एक 6 अंकों का अल्फा न्यूमेरिक कोड होगा, ठीक है ना। कितने अंकों का? 6 अंकों का। एग्जाम वाले यही ध्यान दिलवाते हैं, पूछते हैं कि भाई आपका आधार कितने अंकों का? 12 अंकों का, है ना, यूनिक आइडेंटिफिकेशन नंबर, ठीक। अब यहाँ क्या है कि ये जो हॉलमार्क यूनिक आइडेंटिफिकेशन है, ये कितने का है? 6 अंकों का, ठीक है ना। क्लियर? तो ये ध्यान में रखिएगा, 6 अंकों का HUID हॉलमार्क यूनिक आइडेंटिफिकेशन, ये दिया जाएगा किसको? चांदी को, ठीक है ना। उसकी भी शुद्धता उसी से पता चलेगी, ठीक है ना। अब ये शुरुआत की जा रही है। आगे आइए। इसमें क्या है, उपभोक्ताओं को खरीदारी करते समय धातु की शुद्धता क्या होगी? सुनिश्चित करने में मदद होगी। चलिए आगे आइए। आगे दिया हुआ है अंतरराष्ट्रीय में आ जाए तो तुर्की अमेरिका रणनीतिक असैन्य परमाणु सहयोग समझौता, ठीक है ना। ये कहाँ हुआ है? व्हाइट हाउस, वाशिंगटन DC, ठीक है ना। क्लियर? और किसके किसके बीच में? भाई तुर्की के ऊर्जा मंत्री थे, इनका नाम पढ़ लीजिएगा, और अमेरिकी विदेश मंत्री थे कौन? मार्को रूबियो, ठीक है ना। तो इन दोनों लोगों के बीच में एक समझौता हुआ है, कैसा? रणनीतिक, स्ट्रेटेजिक, ठीक है ना, असैन्य परमाणु सहयोग समझौता, ठीक है ना। क्लियर? चलिए आगे आ जाइए। आगे दिया हुआ है हमारा, इसमें देख लीजिएगा, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, आगे आइए, क्योंकि भारत संदर्भित नहीं है और अमेरिका ऐसे क्रियाकलापों में हमेशा लगा रहता है, इस वजह से बहुत इंपॉर्टेंट नहीं है जब तक कि कुछ रिजल्ट निकल कर ना आए, ठीक। आगे आइए। सऊदी अरब पाकिस्तान रक्षा समझौता, इसे भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हम लोग को तवज्जो नहीं देना है, ठीक है ना। क्लियर? हाँ, पाकिस्तान के न्यूज को हम भारत वाले नहीं वो करेंगे, ठीक है ना। हाँ, भारत ने कुछ अचीव किया है ज्यादा पाकिस्तान पे, ठीक है ना, जैसे ऑपरेशन सिंदूर, ऑपरेशन महादेव, तो निश्चित रूप से वो एग्जाम की सुर्खियां बटोर सकते हैं। ऐसे न्यूज आपके एग्जाम की सुर्खियां नहीं बटोरेंगे, ठीक है ना आप पढ़ें, ठीक। चलिए आगे। विश्व के पहले AI मंत्री की नियुक्ति हुई है, कहाँ हुई है भैया? इनका नाम है डिएला, ठीक है ना। क्या नाम है? डिएला, ठीक। एक AI सिस्टम और वर्चुअल असिस्टेंट है, डिएला, ठीक है ना, डिएला, ठीक, ये याद रखिएगा, ठीक। अब लोग अपने घरों में भी नाम रखने लगेंगे डिएला, ठीक है ना। क्लियर? डिएला एक AI सिस्टम यानी वर्चुअल असिस्टेंट है, ठीक। आगे आइए। कहाँ डिएला रही? अल्बानिया में, ठीक है ना, अल्बानिया में। और इनका पद क्या था? मिनिस्टर ऑफ स्टेट फॉर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, ठीक है ना, ये ध्यान में रखिएगा। तो ये देश याद रखिएगा, विश्व के पहले AI मंत्री की नियुक्ति कहाँ हुई? अल्बानिया में। कौन थी? डिएला या डिएला कौन मिनिस्टर बनी? सर डिएला वो AI सिस्टम का नाम है, तो वही तो कह रहे हैं, AI सिस्टम का नाम है, एक AI सिस्टम या वर्चुअल असिस्टेंट नाम, तो ये AI मंत्री का नाम है, इसी की नियुक्ति की गई अल्बानिया में। भाई AI, अभी कुछ दिनों पहले एक रोबोट का भी वो हुआ था ना, ठीक। फिर बाद में व्योमिका सुनाई दिया, व्योमिका, ठीक, याद आ रहा है। तो व्योमिका, डिएला, ये सब एक ही, ठीक। चलिए आगे। अफ्रीका के सबसे बड़े जल विद्युत बांध का उद्घाटन किया गया है, ये आप लोग जान रहे हैं, रेनेसा डैम,
ग्रैंड इथोपियन रेनेसा डैम, ठीक है ना, इंपॉर्टेंट है, बहुत 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 इंपॉर्टेंट रेनेसा डैम, ठीक है ना। आने वाले ज्योग्राफी में अब आपको रेनेसा डैम के बारे में भी बताया जाएगा, ठीक है ना। कई सारे डैम आप लोग पढ़ते होंगे, कुबुरा बासा, ठीक है ना, बोयुमा जलप्रपात, विक्टोरिया जलप्रपात, पढ़ते हैं कि नहीं ये सब, ठीक है ना। तो उसी में आपका रेनेसा डैम भी पढ़ाया जाएगा। कहाँ? इथोपिया में। इथोपिया किस में आता है? इथोपिया किस में? इथोपिया की मतलब कुछ प्रॉपर्टी बताइए इथोपिया की। भाई आपसे अभी इंटरव्यू में ऐसे पूछ लेगी इथोपिया के बारे में कुछ प्रॉपर्टी बताइए। अफ्रीका में। अरे अफ्रीका में है वो तो हम भी जान रहे हैं, सब जान रहे हैं, कुछ अच्छा बताइए। ये हॉर्न ऑफ अफ्रीका में है, अफ्रीका में। ठीक है ना, हॉर्न ऑफ अफ्रीका में। इसी इथोपिया के पठार पे टाना झील है, उस टाना झील से कौन निकलती है? ब्लू नाइल निकलती है। कौन निकलती है? ब्लू नाइल। और उसमें हॉर्न ऑफ अफ्रीका में शामिल कौन है? कौन कौन है? इथियोपिया, एरिट्रिया, जिबूती, सोमालिया, ठीक है ना। हाँ ये याद रखिएगा, ठीक है ना। तो ग्रैंड इथोपियन रेनेसा डैम कहाँ है? इथोपिया में, ठीक है ना, क्लियर। तो इसे याद रखिएगा। फिर उसके बाद अब ये देखिए, नील नदी की सहायक ब्लू नाइल पे, किस पर है? ब्लू नाइल। क्योंकि ब्लू नाइल किससे निकल रही है? इथोपिया के पठार से। इथोपिया के पठार पे कौन सी झील है? टाना झील है। टाना झील से ही ब्लू नाइल निकलती है, ठीक है ना, क्लियर। और विक्टोरिया कहाँ से निकलती है? सॉरी, व्हाइट नाइल कहाँ से निकलती है? विक्टोरिया, विक्टोरिया झील से। तो दोनों मिलती कहाँ है? दोनों मिलती कहाँ है? खार्तूम में, सूडान, ठीक है ना। ये सब याद होना चाहिए भाई। आगे आइए, जापान के प्रधानमंत्री का इस्तीफा, ठीक है ना। इनका नाम क्या है? शिगेरू इशिबा, ठीक है ना, क्लियर, याद रखिएगा, शिगेरू इशिबा, ठीक। आगे आइए, इस्तीफा का कारण क्या है? सत्तारूढ़ लिबरल डेमोक्रेटिक पार्टी के भीतर नेतृत्व परिवर्तन और एकजुटता बनाए रखने की मांग के लिए। चुनौतियां, महंगाई और ये सब कारण कई मिल जाते हैं, बस आपको याद रखना है क्या? शिगारू इस्टा, ठीक है ना, ये याद रखिएगा ना, ठीक। और नए प्रधानमंत्री एलडीपी के नेतृत्व में चुनाव जीतने के बाद सनाए तकाइची, ठीक है ना, ये सारे नाम याद रखिएगा। ये तकाइची कैसे बने? इनको हरा करके, शिगारू को, ठीक है ना। हाँ ये याद रखिएगा। आगे आइए, ठीक है ना। सनाए तकाइची जापान की प्रधानमंत्री बनने वाली क्या है? इसलिए और इंपॉर्टेंट हो गई है, ठीक है ना। हाँ, शिगारू को हटाया है इन्होंने और तकाइची बने हैं, ठीक है ना। शिगारू हटे, तकाइची बनी, ठीक। अब याद रहेगा आपको, ठीक। और दिया हुआ है भारत और विश्व, अब इसको हम लोग कल पढ़ेंगे, ठीक है ना। और कल क्वेश्चन लगाएंगे, ठीक है ना, किसका? सितंबर का। और अगस्त भी हम लोग कल खत्म कर देंगे, ठीक है ना। हाँ चलिए फिर, ओके, थैंक यू।